Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect. And in this video, I am going to discuss about some basic concepts of national income. जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी अब जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे नेशनल इनकम के वो क्लियर किए हैं, और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, राइट। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनकी इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होती है, हालांकि मैं तो अभी थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूं ताकि आप इनको समझ के जब हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करें तो हमारे लिए बहुत इजी काम रहेगी। तो आज कुछ और बेसिक टर्म्स के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पे, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये जो हम इनकम की बात करते हैं दो तरीके की होती है, एक तो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी है? विच आर पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, इट मीन्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जो फैक्टर्स, उनको जो पेमेंट की जाती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो फैक्टर के वो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं कौन कौन से? आपको पता है फैक्टर्स को हम इस तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज, राइट। ये हमारे क्या है? ये हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को हायर करने में जो पेमेंट की जाती है किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। सो रिमेंबर, फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन रेंडरिंग द सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब ये फैक्टर्स अपनी सर्विसेज देते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस में, तो रिटर्न में जो इनको मिलता है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम का एग्जांपल क्या हो गया? लैंड को क्या जाता है? रेंट है, वेजेस है, वेजेस बोल दो, सैलरी बोल दो, इंटरेस्ट है, एंड प्रॉफिट। ये क्या है? हमारी फैक्टर इनकम, जो आपने अर्न की है अपनी सर्विसेज देके। किसमें? प्रोडक्शन में। किसी गुड्स के प्रोडक्शन में आपने काम किया, आपने अपनी सर्विसेज दी, उसके बदले में जो आपको मिला उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज द इनकम विच इज अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय गिविंग देयर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम होती है हमारी एक। ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वेजेस मतलब सैलरी, इनके बारे में तो हमने सुना है, प्रॉफिट भी सुना है, कुछ हम इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट हो जाता है। बट इसके अलावा भी कुछ लोगों की और भी इनकम होती है। वो कौन सी है? वो है हमारी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम कौन सी है? जो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई हेल्प नहीं की, हमने किसी को कोई सर्विसेज नहीं दी, बट इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस यू रिसीव सम मनी। आपको कुछ पैसा मिल जाता है, आप लोगों की एक तरीके से ये कह सकते हैं इनकम हो जाती है। तो ऐसी इनकम को बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम, ठीक है। विच इज रिसीव्ड बाय अ पर्सन विदाउट रेंडरिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो बिना सर्विसेज के दिए हमें रिसीव हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, कोई प्राइज बॉर्न किया है आपने, कोई और पॉकेट अलाउंस है, आपके पेरेंट ने आपको पैसे दे दिए। तो स्कॉलरशिप के लिए क्या आपने प्रोडक्शन की प्रोसेस में कोई हेल्प की? क्या कुछ गुड्स का एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। ओल्ड एज जो पेंशन मिलती है, क्या ये जो हमारे सीनियर सिटीजन है क्या कुछ प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं करते। तो कैसी इनकम है? वैसे भाई पैसा तो रिसीव किया उन्होंने, तो किस तरीके की इनकम है? ये हमारी ट्रांसफर इनकम होती है जो विदाउट एफर्ट मिल जाती है। अब एफर्ट का ये मत मान लेना जी कि ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए भागना तो पड़ता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, वो अलग चीज है, उस पर मत जाना। बाकी ये है कोई काम तो नहीं किया, सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है,
पेरेंट आपको कुछ पॉकेट अलाउंस दे देते हैं कि ले जा भैया, तो क्या आपने जब वो प्रोडक्शन करते थे गुड्स का या सर्विसेज का, क्या आपने हेल्प की? कुछ नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। और जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करके, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने अपनी सर्विसेज दी एज ए फैक्टर, और उसके जो बदले में हमें मिला वो हमारी क्या है? फैक्टर इनकम, राइट। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम, बेसिकली रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम इज द टोटल सम ऑफ इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स। जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स है, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, जो ये फैक्टर इनकम अर्न करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसका जो टोटल सम है इज इक्वल टू नेशनल इनकम। फिर इस तरीके की इनकम कहाँ जाती है? इसका मतलब हमारी कंट्री में जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, उनको जो पैसा मिलता है पेंशन का, वो किसका पार्ट है? भाई ठीक है, ये तो मान ली ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो लोगों ने सैलरी के तौर पे, रेंट के तौर पे पैसा मिला, इंटरेस्ट के तौर पे पैसा मिला, अपना पैसा दे रखा था इंटरेस्ट पे, प्रोडक्शन चल रहा था, प्रोडक्शन प्रोसेस में वो एज एन एंटरप्राइज की सर्विस दी, प्रॉफिट मिला, वो भी तो रिस्क लेता है, वो भी तो फैक्टर ही है अपने आप में, राइट। ये तो इनकम का पार्ट हो गया। बट जो इस तरीके की है, स्कॉलरशिप, कोई प्राइस लॉटरी निकल आए आपकी, कोई पैसा आपको मिल जाए, वैसे तो रेयर चांस होते हैं बट फिर भी कोई पैसा आपको कहीं पे पड़ा मिल जाए, भैया आपने तो मनी रिसीव की, एक तरीके से आपकी तो इनकम है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। 1 लाख रुपए मिल गया आपको, कहीं पड़े, किसी का बैग रह गया, तो क्या वो आपके पास जो 1 लाख आए थे, क्या वो ऐड किया जाएगा नेशनल इनकम में? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नेशनल इनकम इज द टोटल सम ऑफ इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, वो जो इनकम अर्न करते हैं, उनका जो टोटल सम है इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इनका टोटल सम नेशनल इनकम के बराबर होता है। फिर ये कहाँ जाएगी? ओल्ड एज जो पेंशन ले रहे हैं, ये कहाँ जाएगा? ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ट्रांसफर इनकम कहाँ जाएगी, डेफिनेटली आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। मैं इसको अपनी वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारा। बट आपको ये चीज समझ आई होगी कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इन टर्म्स की इंपॉर्टेंस थ्योरेटिकली नहीं है, न्यूमेरिकली ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट थ्योरेटिकली आप समझ लोगे तो न्यूमेरिकली बहुत इजी रहेगा। अब देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट किया जाता है इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसके इक्वल होता है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज के इक्वल होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स आप अच्छे से जानते हो। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स के प्रोडक्शन पे लगता है, ठीक है। जब हम गुड्स को सेल करते हैं उस पे लगता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स भी आप लोग जानते हो, डायरेक्ट टैक्स किसी पर्सन की इनकम पे लगता है, जिसको हम देने से मना नहीं कर सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स हमसे इनडायरेक्टली लिया जाता है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इनडायरेक्टली हमसे लिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स से किसी गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, दूसरी तरफ सब्सिडी से किसी गुड्स के प्राइस फॉल हो जाते हैं। इसको जरूर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स से कैसे गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं। देखिए, किसी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, 500 रुपी कॉस्ट आई, 500 रुपी कॉस्ट आई किसी गुड्स के प्रोडक्शन में, राइट। गवर्नमेंट चाहती इस पे 10% टैक्स लगाती, गवर्नमेंट लेवीज 10% टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे। तो इसका 10% ऐड कर दो, 50 होता है, यानी इसमें प्लस कर देंगे किसका? इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी, अभी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आईटी इनडायरेक्ट टैक्स, 50 ऐड कर दो तो कितना प्राइस हो जाएगा? 550। ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स से क्या हो जाता है? प्राइस इंक्रीज हो जाता है किसी भी कमोडिटी का। तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स हेडिंग कैलकुलेट करते हैं
और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो हेडिंग कैलकुलेट की जाती है किसके इक्वल होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी से प्राइस कम होते हैं। कॉस्ट आई 500, सपोज करो गवर्नमेंट दे रही है आपको, सब्सिडी है क्या, सब्सिडी है फाइनेंशियल हेल्प, इसको फाइनेंशियल हेल्प भी बोलते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोलते हैं। असिस्टेंस का मतलब हेल्प ही होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी हेल्प कर देना। और आपने सुना भी होगा अपनी लाइफ में, जैसे हमारे एलपीजी सिलेंडर है सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है हमें, तब हमें जाकर वो इतने में मिलता है जितने का आगे आता है। पेट्रोल डीजल है, इस पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, यानी गवर्नमेंट दे रही है पर यूनिट सेलर्स को, प्रोड्यूसर्स को, हमें तो सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है। कोई प्रोड्यूसर है, उसको कोई प्रोड्यूसर है, उसका जो प्रोडक्ट है उसको उसकी जो कॉस्ट है 500, गवर्नमेंट कहेगी कि 100 रुपये हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है आप कर दो, हम तो माइनस कर देंगे 100 की गवर्नमेंट ने हेल्प हमें दे दिया एज ए प्रोड्यूसर, हम क्या रख देंगे 400 प्राइस। तो एग्जैक्टली जो एलपीजी हम यूज करते हैं वो इसी तरीके से है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है, तो जितनी भी सब्सिडी प्रोड्यूसर को देती है गवर्नमेंट, उसको माइनस करके वो ग्राहकों को दे देती है उस प्राइस पे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वेयर एज सब्सिडी डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस कम कर देती है। बट इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए ये है कि इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT के नाम से जानते हैं इसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके इक्वल होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी के इक्वल होता है। अब इस NIT की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वैसे देखो कुछ भी हो सकती है, बाकी मोस्टली आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लिया जाता है इन कंपैरिजन ऑफ सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट। आपको पता है जितनी भी गुड्स है सब पे टैक्स लगता है मोस्टली, और जीएसटी के बारे में आपको पता भी है, ऑलमोस्ट ऑल गुड्स आर कवर्ड अंडर जीएसटी, कुछ ही गुड्स हैं जिन पे टैक्स नहीं है। सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी की अमाउंट होती है बहुत कम, क्योंकि कुछ ही गुड्स पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स की जो वैल्यू वो ज्यादा होती है, सब्सिडी की कम, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा पॉजिटिव आता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है, रियलिस्टिक। बट बात करें थ्योरेटिकली या एग्जाम्पल, उसमें कुछ भी हो सकता है जी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू माइनस भी हो सकती है आपके लिए, कैसे, सपोज कीजिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इनका नेम भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस, हालांकि बुक में गिवन है, आप उसमें से देख सकते हो। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू सपोज कीजिए 400 करोड़ है, अभी मैं 400 ले रहा हूं, और सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने 500, तब हमारी NIT की वैल्यू क्या है, हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट किया -100, माइनस भी आ सकता है, ठीक है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स 900 सब्सिडी 500, तब नेट इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा पॉजिटिव 400, ठीक है। तो ये था हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हेडिंग लिखी हुई है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इससे पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा आपसे, हमारा एक फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस कॉन्सेप्ट होता है, आपको बता दूं मैं, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इन दोनों पे ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे भी और मार्केट प्राइस पे भी। ये फैक्टर कॉस्ट है क्या बेसिकली, देखो आपको पता है किसी भी प्रोडक्शन के मतलब किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम 4 फैक्टर्स की हेल्प लेते हैं, और वो फैक्टर्स मैंने ऊपर भी लिखे हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। हमने सपोज कीजिए एक शर्ट का प्रोडक्शन किया, हमने एक शर्ट का प्रोडक्शन किया, इस शर्ट के प्रोडक्शन में रेंट गया हमारा, आपको पता है लैंड को रेंट जाता है, लेबर को वेजेस जाता है,
कैपिटल को इंटरेस्ट जाता है और इसको प्रॉफिट जाता है। तो बेसिकली शर्ट को बनाने में 10 रुपीज रेंट के गए, सपोज करो 20 रुपीज इसके गए, 10 रुपीज इंटरेस्ट के और 10 रुपीज रख दिया उसने प्रॉफिट। तो एक शर्ट को बनाने की फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जो देखो हमारे लिए तो फैक्टर कॉस्ट है और यही फैक्टर इनकम, बेसिकली यही है फैक्टर इनकम। जिन्होंने रिसीव की उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकम है और जिन्होंने दी हमारे लिए वो कॉस्ट है। तो फैक्टर कॉस्ट इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उनको जो पेमेंट की है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो हमने देखा हमारे इस प्रोडक्ट की जो फैक्टर कॉस्ट है वो कितनी आई, इनको ऐड कर दो 30, 40, 50। 50 इज द फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। किसी प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट क्या आई 50 हमारे इस एग्जांपल में। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस का देखेंगे, ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है। क्या मार्केट प्राइस इक्वल कब होगा इक्वल होगा जब गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है, नहीं तो सब्सिडी देती है और नहीं इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करती है, तब तो जितनी फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपना प्रॉफिट इसी में रख लिया भाई। बेसिकली जो प्रॉफिट है ना वो कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है। कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके बताता है क्योंकि वो भी तो फैक्टर है। एक एंटरप्राइज को प्रॉफिट बचता है जिसका मालिक प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज देता है तो वो अपनी भी तो पेमेंट करेगा, उसने भी तो प्रोडक्शन में हेल्प की है, वो भी तो फैक्टर दिया अपने आप। तो मार्केट प्राइस 50 ही रख देगा, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, नहीं सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट, नहीं टैक्स चार्ज करती। बट मोस्टली गुड्स पे क्या होता है, टैक्स इंक्लूड होता है। अगर टैक्स या सब्सिडी का कुछ इंटरफेरेंस है तो इसमें चेंजेस आएगा। कैसे, इधर देखिए आप, सपोज करो 50 फैक्टर कॉस्ट आई, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं इसकी FC, आगे शॉर्ट फॉर्म ही करनी है हमें। फैक्टर कॉस्ट 50 है, 50 रुपये। गवर्नमेंट कहती है कि हमें 10 रुपये पर यूनिट, 5 रुपये, 10 रुपये, जितना चाहिए उनको, वो कह रहे हैं कि हमें पर यूनिट, यानी एक शर्ट आपने बनाई, आप उसे सोल्ड करोगे 10 रुपये हमें भी चाहिए, ठीक है। जितना भी गवर्नमेंट को चाहिए उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और वो क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। कंज्यूमर से नहीं मांग रही गवर्नमेंट, हमसे मांग रही है, प्रोड्यूसर कहां से देगा, ऐड कर देगा। 10 रुपये चाहिए आपको, ठीक है 10 ऐड कर दो, क्या हो गया 60। अब ये फैक्टर कॉस्ट नहीं है, ये बन गया मार्केट प्राइस, यानी जो मार्केट में प्राइस रखेगा वो क्या रखेगा 60 रखेगा। तो आपने एक बात क्लियर की, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड हुआ होता है और आप किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस पे आप देखना लिखा होता है, जैसे इस मार्कर के प्राइस पे लिखा होगा 25 इंक्लूसिव ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, अगर इसमें टैक्स है, ठीक है, कि भाई इसमें जितने भी तरीके के टैक्स हैं सभी इसमें इंक्लूड हुए हैं मार्केट प्राइस में। ये बात समझ आई। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस किसका है, इनडायरेक्ट टैक्स का, यानी इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ होता है। अगर मैं आपसे यही ये क्वेश्चन करूं, थोड़ी देर के लिए इसको रफ कर देते हैं, पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर लें। अगर मैं ये कहूं कि भाई मार्केट प्राइस किसी कॉमोडिटी का मार्केट प्राइस है 60 रुपये, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है 60, और मैं आपको ये भी बताऊं इनडायरेक्ट टैक्स, IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है 10 रुपीज। तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि बताओ भाई फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो आपके माइंड बस एक ही चीज होनी चाहिए, सिंपल सी, कोई रखने वाली बात नहीं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। आपको ये पता है कि इसमें तो यार टैक्स शामिल है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, जब फैक्टर कॉस्ट पे कोई चीज कैलकुलेट करनी होती है, यानी किसी भी गुड की वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है, तो उस मार्केट प्राइस में से ना, जो भी मार्केट प्राइस है उसमें से माइनस कर दो क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, क्या माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऊपर वाले एग्जांपल में क्या आ जाएगा 60 - 10 यानी 50।
फैक्टर कॉस्ट 50 है, 50 ही थी, ये तो हम चलो अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि भाई फैक्टर कॉस्ट 50 और इनडायरेक्ट टैक्स 10, तो बताओ मार्केट प्राइस क्या होगा? तो आप क्या कर दोगे? सिंपल ऐड कर दोगे, जैसे यहाँ किया हुआ है। फैक्टर कॉस्ट 50, इनडायरेक्ट टैक्स 10, तो सिंपल सी बात है, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दो, मार्केट प्राइस आ जाता है उस कमोडिटी का। बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। आप ये मत समझिए कि किस तरीके से इनकी वैल्यूज आएंगे न्यूमेरिकल, और जब आप इनको यही समझ लोगे तो न्यूमेरिकल आपको लगेंगे नहीं कि भाई न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल लगेगा। इसलिए कोशिश करो अभी क्लियर हो चीज। ये बात समझ में आई? ये तो बात रही इनडायरेक्ट टैक्स की। तो अब एक बात हमने अपने माइंड में बिठा लेनी है, और वो क्या है? वो ये है कि अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ होता है, ठीक है। ये तो बात रही इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं NIT नहीं लिख रहा, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स और उसमें मैंने फर्क बताया था, मैं फिर लिख सकता हूं इनडायरेक्ट टैक्स और उसमें फर्क है बेटा जी। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है NIT इज इक्वल टू, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, ये फर्क है। मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी भी तो होती है उस प्रोडक्ट की, इसमें बिल्कुल बात है। सब्सिडी की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया था कि ये फैक्टर कॉस्ट है। गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, सब्सिडी दे रही है 5 रुपए, तो 5 रुपये को माइनस कर देंगे। जब सरकार हमें दे रही है पर यूनिट, तो हमारा क्या कैसे माइनस कर देंगे। तो सब्सिडी को अगर हम माइनस कर देते हैं तो मार्केट में प्राइस कितना है इसका? 45। जितना गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी के तौर पे दिया था वो हमने माइनस कर दिया अपनी कॉस्ट में से, तो मार्केट प्राइस पे आ गया 45 रुपये। तो एक बात ध्यान रखना, जब आप माइंड में ये बिठा सकते हो कि भाई मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट प्राइस में अगर सब्सिडी है किसी प्रोडक्ट पे तो वो क्या हुई होती है? ऑलरेडी माइनस हुई होती है। मार्केट प्राइस में सब्सिडी नहीं होती, वो पहले ही घटाई हुई होती है, सब्सट्रैक्टेड की हुई होती है सब्सिडी, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, या मार्केट प्राइस में से अगर सब्सिडी को हम क्या कर दें? प्लस कर दें, सब्सिडी को क्या कर दें? प्लस कर दें, तो क्या चीज आ जाएगी? ये फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। मार्केट प्राइस क्या? 45, सब्सिडी क्या है? 5, आगे जी फैक्टर कॉस्ट। ऐड क्यों किया? सब्सिडी को ऐड क्यों किया? क्योंकि मार्केट प्राइस में सब्सिडी होती नहीं है ना, ठीक है। मार्केट प्राइस में वो पहले से माइनस की हुई है, आपको जाननी फैक्टर कॉस्ट, ऐड कर देंगे उसे, ठीक है। और अगर ये कहें कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाना हो तो क्या करते हैं? सब्सिडी का। तब तो बहुत सिंपल है, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो सब्सिडी फाइनेंशियल हेल्प है जो गवर्नमेंट हमें पर यूनिट देती है, माइनस कर देंगे, ठीक है जी। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो सब्सिडी को क्या किया जाता है? सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है, जितनी भी सरकार हमारी हेल्प, हमें तो मिल ही रहा है, ठीक है, हम तो कम कर देंगे। और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला? बेसिकली किसी भी गुड के कोई भी कमोडिटी है उसके मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस है ना, वो सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। तो देखिए, मार्केट प्राइस किसी कमोडिटी के मार्केट प्राइस में से अगर हम माइनस कर देते हैं, टैक्स को तो माइनस कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस में टैक्स तो ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट टैक्स को कर दो माइनस,
सब्सिडी नहीं होती ना मार्केट प्राइस में, नहीं होती, पहली माइनस हुई होती है। सब्सिडी को कर दो ऐड, तो ये क्या किस पे आ जाएंगे हम फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इस कॉमोडिटी का। जैसे किसी कॉमोडिटी का मार्केट प्राइस 100 था, हमें, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें भाई 15 रुपए तो है इनडायरेक्ट टैक्स के और 5 रुपए सब्सिडी, तो 5 कर देंगे ऐड, तो आप फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे उस कॉमोडिटी का। ठीक है, तो 15 माइनस करो 85, ये ऐड कर दो 90, तो बेसिकली 90 फैक्टर कॉस्ट है उसकी। ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको ये काम करना है। क्या करना है? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अगर मैं ये कहूं कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाना हो, चलो आगे और बढ़ते हैं। फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस पे जाना, तो मार्केट प्राइस में तो भाई जो इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लेगी उसे ऐड करेंगे फैक्टर कॉस्ट में। इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो, सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी को माइनस कर देंगे, सब्सिडी को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस, यानी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे भी हम जा सकते हैं। इस एग्जांपल में फैक्टर कॉस्ट 90, इनडायरेक्ट टैक्स कितना था? 15, ऐड करेंगे अब की बार 15 ऐड करेंगे क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जा रहे ना। सब्सिडी 5, इसे माइनस करेंगे, 15 ऐड कर दो 90 में, 105, 5 माइनस कर दो, क्या आ गया? 100 ही थी क्या? मार्केट प्राइस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो और फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। बेशक आप इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फैक्टर कॉस्ट होती क्या है ये आपको बताइए। जो फैक्टर्स, प्रोडक्शन के फैक्टर्स को जो पेमेंट की जाती है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। यही बेसिकली फैक्टर इनकम है, जिसको हम फैक्टर इनकम मैंने आपको बताया था, यही फैक्टर इनकम है क्योंकि वो प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट है, ठीक है, और जिसने रिसीव की उन फैक्टर्स के लिए इनकम है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कि क्या इनमें डिफरेंस है। आगे देखते हैं। इसको भी रफ कर देता हूं मैं, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये होता हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको NFI बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इज इक्वल टू किसके होता है? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। आपको पता है बहुत सारे फैक्टर्स हमारे जो बाहर से इनकम रिसीव करते हैं, हमारे लोग अपनी सर्विसेज बाहर देते हैं, इनकम अर्न करके लेके आते हैं। एग्जैक्टली हम भी लोगों की, फॉरेनर्स की सर्विसेज लेते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में हम उनको पेमेंट करते हैं। ये उसका डिफरेंस है कि आपके जो फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये जब बाहर किसी अदर नेशन में अपनी सर्विस देते हैं तो इनकम रिसीव करेंगे, वो तो है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। एग्जैक्टली बाहर के जो फैक्टर्स हैं, फॉरेनर फैक्टर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जो इंडिया में प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, उनको पेमेंट भी करेंगे, वो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है। और इसका जो डिफरेंस है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड जो है इज इक्वल टू किसके होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
एब्रॉड के NFIA के। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस। हमारे फैक्टर्स में बाहर से इनकम रिसीव की है तो ऐड ही करते हैं। इस NFIA की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी NFIA की वैल्यू, नेट फैक्टर जो इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, जीरो कब रहेगी, जब दोनों बराबर होंगे। यानी हमने पेड भी 10,000 रुपये किए, रिसीव्ड और पेड भी, तब NFIA की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। NFIA की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, कब, जब रिसीव की हमने 12,000, पेड की 8,000, तब 4,000 पॉजिटिव वैल्यू। NFIA की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की, कब, जब रिसीव की 10,000, पेड किए 15,000 एब्रॉड को, यानी माइनस का, नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है जो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड पे डिपेंड करता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि ये ट्रांसफर इनकम किधर आती है, ट्रांसफर इनकम के बारे में आपको बताया था कि ठीक है, ये तो मान लिया कि नेशनल इनकम में इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स आती है, फिर ये कहाँ जाती है। इस तरीके की जो इनकम होती है इसको रिसीव्ड इनकम बोलते हैं। ठीक है, रिसीव्ड क्या एक तरीके से रिसीव्ड मनी है, ये फैक्टर इनकम नहीं है। हाँ, रिसीव बोल देंगे, ये रिसीव्ड इनकम है, और जो फैक्टर इनकम है उसको बोलते हैं हम अर्न इनकम, वो हमने अर्न की है, ये अर्न नहीं की। तो हमारे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे प्राइवेट इनकम होता है, प्राइवेट इनकम, केवल नेशनल इनकम ही नहीं, एक प्राइवेट इनकम कॉन्सेप्ट भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके की जो इनकम है ट्रांसफर इनकम, जो रिसीव की जाती है, अर्न नहीं की जाती, उनको हम प्राइवेट इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ और बेसिक टर्म्स थी जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेंगी। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आप इन पॉइंट्स को देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक आप इसी को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।